हेलो ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत अभी 3-4 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था और हमारे उस नए चैप्टर का नाम था सदिश राशियों का गुणनफल। इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आप लोगों को सारे फार्मूलों को बता दिया था, एग्जाम्पल के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराया था और बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 20.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कराया था। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे फार्मूलों को याद कर लिया होगा। तो आज चलिए हम उन्हीं फार्मूलों पर आधारित प्रश्नावली 20.1 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न तो बहुत आपके आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पुट होते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी न करें कि ये क्वेश्चन आपके सरल हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल भी इन प्रश्नों को हल्के में लेने का प्रयास ना करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिख कर आएगा, प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपके पास किताब है तो किताब में देखिए, ठीक है, और प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अगर आपने सूत्र याद किए हैं तो क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो मैंने आप लोगों को बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 20.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित सदिशों के बीच के कोण की कोज्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि कोज्या को हम कॉस थीटा बोलते हैं और इसमें आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से मैंने एक पार्ट आपके सामने नोट किया है और एक पार्ट आप लोगों को स्वयं सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सदिश ये दिया गया है, एक सदिश आपको ये दिया गया है। इन दोनों सदिशों के बीच हमें कोज्या फाइंड करनी है। कोज्या यानी कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर मान लोगे, इस सदिश को मान लीजिए कि माना ये सदिश जो है वेक्टर ए के बराबर है, आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, तथा जो आपका दूसरा सदिश है वेक्टर बी, इसको मान लिया माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, अब इन दोनों सदिशों के बीच हमें कोज्या फाइंड करनी है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है, जिसको हम बिंदु गुणन या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो उन दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आपका होता है माड वेक्टर ए माड वेक्टर बी और इनटू में कॉस थीटा। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कोज्या की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में आपका हो जाएगा माड वेक्टर ए और इनटू में माड वेक्टर बी। अब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आपको दी गई है, आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फिर डॉट लगाएंगे। वेक्टर बी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, माइनस आई कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। अपान में आ जाएं, आपको क्या करना है, माड वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपको जो सदिश ए दिया गया है उसका परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट लगाना, आई के गुणांक का स्क्वायर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आई के गुणांक का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, के गुणांक का स्क्वायर, के का गुणांक यहाँ पर -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 इनटू में माड वेक्टर बी, यानी जो सदिश बी दिया गया है इसका परिमाण आपको फाइंड करना है। तो आई यहाँ पर आई के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, आई का गुणांक यहाँ पर -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर जे का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर के का गुणांक आपका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, के का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। मैंने आप लोगों को एकांक लंब कोणिक सदिशों के बीच संबंध बताया था कि आई कैप डॉट आई कैप का जो मल्टीप्लाई होता है 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप का मल्टीप्लाई जो होता है वो आपका 1 होता है, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। अगर आई कैप की वैल्यू को हम जे कैप की वैल्यू से डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आई का आई के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, जे का जे के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, के का के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस है तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। जे और जे का मल्टीप्लाई 1, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, 2 और 1 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर के का गुणांक -1 है, यहाँ पर के का गुणांक अगर देखें तो 2 है, 2 और -1 का गुणा आपका -2 हो जाएगा। अपान में आ जाए, अपान में हो जाएगा अंडर रूट
4 और 1 1 2 यानी 4 2 6 आपका हो जाएगा, और इनटू में अंडर रूट ये भी आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो -2 और +2 ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -1 बटे अंडर रूट 6 का गुणा आपका हो जाएगा 6। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको जो कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, -1/6। कॉस थीटा क्या थी, कोज्या थी। इन दोनों के सदिशों के बीच की जो कोज्या होगी वो आपकी -1/6 होगी। यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को सेकंड पार्ट जो है सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस प्रश्नावली 20.1 का क्वेश्चन नंबर 4 नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस लैम्डा के कैप हो तो लैम्डा के किस मान के लिए वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब होंगे। मैंने आपको बताया था कि दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी अगर लंब होते हैं तो उसकी कंडीशन होती है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, क्योंकि आप जानते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और इनटू में कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर आप जब 90 डिग्री पुट करोगे तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 का मल्टीप्लाई मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी से करते हैं तो उसकी पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। इस प्रकार जो आपका होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो आपका 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आपको दी गई है, वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है आई कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 3k कैप। डाल लगाइए, वेक्टर बी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 4i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का लैम्डा के कैप। कितना दिया गया है, लैम्डा के कैप दिया गया है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम किसके बराबर दिखाएंगे, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों सदिश आपके लंब हैं और ये लंब होने की स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए आई डॉट आई का मल्टीप्लाई 1 होता है, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ के गुणांक 1 से होगा तो 4 1 जा आपका 4 हो जाएगा, और आई डॉट आई का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो इनटू में आई डॉट आई कैप लगा दीजिए, और उसके बाद 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, और ब्रैकेट में लिख सकते हो जे डॉट जे। ठीक है, जे वाले का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर के जो आपका दिया गया है यहाँ पर इसका देख सकते हो के का जो गुणांक है वो आपका लैम्डा, यहाँ पर के का गुणांक 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई लैम्डा से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 लैम्डा, और ब्रैकेट में के कैप डॉट के कैप हो जाएगा इक्वल टू आपका 0 के बराबर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो देख सकते हो 4 आई डॉट आई का मल्टीप्लाई मैंने आप सभी को अभी बताया कि आई डॉट आई का मल्टीप्लाई 1 होता है, जे डॉट जे का मल्टीप्लाई 1 होता है, के डॉट के का मल्टीप्लाई 1 होता है। तो इसका मल्टीप्लाई 1 होता है, प्लस का 8 इसका मल्टीप्लाई भी 1 होता है, और प्लस का 3 लैम्डा इसका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। 8 1 जा 8 और 4 1 जा 4, 8 और 4 जो को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस का 3 लैम्डा इक्वल टू 0, तो 3 लैम्डा इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 12, लैम्डा इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 12 अपान में 3, 3 4 जा 12 होता है, लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 4। यहाँ पर इन्होंने यही क्वेश्चन में बोला था कि यदि दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी परस्पर लंब है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो लैम्डा की वैल्यू -4 होगी। आई होप आप सभी लोगों के लिए यह प्रश्न बहुत ही इजी रहा होगा और आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से मैं आप लोगों को 2 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इन दोनों प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व करें क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके ईजी हैं, तो आप अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करें। आप देख सकते हो कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2006, 2008, 2010, 2017 में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है 15i माइनस का लैम्डा जे प्लस का 30k व वेक्टर बी इक्वल टू 16i प्लस का 12j माइनस का 2k परस्पर लंब होंगे। बिल्कुल यही कंडीशन आपको दिखानी है जो मैंने आपके सामने लगाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आपको यहाँ पर भी लैम्डा की वैल्यू ही फाइंड करनी है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, बिल्कुल यही प्रश्न है, बस लैम्डा के स्थान पर x बोल दिया गया है कि x के किस मान के लिए xi कैप माइनस का 2xj कैप प्लस का 3k कैप व माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 3 प्लस के कैप परस्पर लंबवत होंगे। आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मान लेना है पहले इन सदिशों को, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मल्टीप्लाई 0 के बराबर दिखा देना है। एक्स की वैल्यू आप सभी को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का हमें ज़्यादा प्रसन्नता होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश
2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कामा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप कामा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 सदिश दिए गए हैं और इन्होंने कहा ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करते हैं चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने हम नोट कर रहे हैं। अब हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 को भी नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश, ये आपको 3 सदिश दिए गए हैं, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर मैं एक त्रिभुज मान लूँ, एक आपका त्रिभुज है ABC, तो उसमें 3 भुजाएं होंगी AB, BC और CA। मैं मान लेता हूँ कि त्रिभुज की जो AB भुजा है वो आपकी ये है, वेक्टर AB इक्वल टू मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि जो आपका सदिश दिया गया है वो आपका दिया गया है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। और आपको BC भुजा का जो आपका सदिश दिया गया है उसको मैं मान लेता हूँ BC वेक्टर इक्वल टू आपको दिया गया है i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। और जो तीसरी भुजा आपकी होगी CA वेक्टर, ठीक है, वो आपको दी गई है 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। अब आपको सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेंगी। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है, तब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, AB वेक्टर का माड निकालेंगे। माड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं I के गुणांक का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर, j का गुणांक यहाँ -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस k के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको AB वेक्टर माड की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी आपको मिल जाएगा अंडर रूट 6। ठीक है, एक भुजा की वैल्यू तो आपको मिल गई। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार हम BC माड वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस j के गुणांक का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 प्लस k के गुणांक का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 1 10। ठीक है, और 10 और ये आपका हो जाएगा 25 35। अंडर रूट को थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये आपके हो जाएगा ये BC माड वेक्टर की वैल्यू। अब निकालेंगे हम तीसरी भुजा की वैल्यू। तीसरी भुजा आपकी है CA वेक्टर, तो इसका माड निकालेंगे तो अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस j के गुणांक का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस k के गुणांक का स्क्वायर -4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16। CA माड वेक्टर की वैल्यू आपको मिल जाएगी अंडर रूट 16 आपका 32 में 9 ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 41। आप यहाँ पर लिखोगे इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा रही, अंडर रूट 41 का स्क्वायर इक्वल टू लंब एक मान लीजिए, आप मान लीजिए लंब आपका ये है अंडर रूट 6 और आप यहाँ पर आधार मान लीजिए अंडर रूट 35, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 41 इक्वल टू 6 प्लस 30 इक्वल टू 41, यानी पाइथागोरस प्रमेय आपकी सिद्ध हो रही है। ठीक है, इस प्रकार हम लिखेंगे, इस प्रकार AB BC व CA एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करनी थी जो कि आपकी सिद्ध हो चुकी है। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये बताया जा रहा है कि माड वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू माड वेक्टर A, तो सिद्ध कीजिए, यानी इससे आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है कि जो 2A वेक्टर प्लस वेक्टर B होगा और वेक्टर B होगा ये परस्पर लंब होगा।
ठीक, आप जानते हो कि दो सदिश अगर आपके लंब होते हैं तो लंब होने की स्थिति बताए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आपका 0 होता है। यहाँ पर आपको इन दोनों को लंब दिखाना है। इसका मतलब यहाँ पर आपको कंडीशन मिलनी चाहिए 2a वेक्टर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आपको मिल गई तो आपके जो यह सदिश होगा यह परस्पर लंब होगा, एक दूसरे पर लंब होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो वेक्टर ए वेक्टर बी जब लंब होते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आपका कितना होता है 0 होता है। तो ये लंब होंगे तो ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आपको इसको सॉल्व करने से पहले बता दें, आप सभी को पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू जो होती है मॉड वेक्टर ए के होल स्क्वायर के बराबर होती है। ये चीज़ पहले समझिए यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम वर्ग क्यों करेंगे, देखिए वर्ग इसलिए करेंगे जिससे ये कंडीशन हमें मिल जाए, इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर सकें। तो ये आपका हो जाएगा मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर था तो इसको लिखा जा सकता था वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। इसी प्रकार यहाँ पर इसका हम स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में डॉट वेक्टर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। बिल्कुल इसी को अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हो कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए जो होगा वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये माइनस का ए प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में आप अगर चाहो तो वेक्टर बी कॉमन ले सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जब वेक्टर बी कॉमन लोगे तो ये आपको मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2a वेक्टर प्लस का वेक्टर बी इक्वल टू 0। यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2a वेक्टर प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। और ये कंडीशन आपको मिल गई जो कंडीशन आपको प्रूव करनी थी। इसका मतलब जो 2a वेक्टर प्लस वेक्टर बी होगा वो वेक्टर बी पर क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को होमवर्क के लिए पुनः दे रहा हूँ, आप देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यदि आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराना संभव नहीं है। कुछ आप प्रयास करें, कुछ हम प्रयास करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में बताया जा रहा है, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है कि एक सदिश वेक्टर आर का सदिशों 3 सदिश दिए गए हैं से अदिश गुणन आपका क्रमशः -1, 6 व 5 है। वेक्टर आर का मान ज्ञात कीजिए। आपको जो है मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर आर इक्वल टू आपको कोई सदिश मान लेना है, फिर मल्टीप्लाई करके आपको -1, 6 और 5 के बराबर दिखाना है। वेक्टर आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर रफ करने जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 नोट किया है, और इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज जिसके शीर्ष आपको 3 शीर्ष दिए गए हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि ये 3 शीर्ष आपको दिए गए हैं तो सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस विधि को आप यहाँ पर जानिए। सबसे पहले तीनों शीर्षों को आपको क्या करना पड़ेगा, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि माना मूल बिंदु के सापेक्ष, ध्यान से देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मूल बिंदु के सापेक्ष त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के स्थित सदिश क्रमशः ओ ए वेक्टर इक्वल टू, मान लीजिए ये वाला शीर्ष है आपका i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ओके,
और जो दूसरा स्थिर सदिश वेक्टर ओ बी वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। और तीसरा आपका हो जाएगा ओ सी वेक्टर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। इतनी बात क्लियर है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और जब तक त्रिभुज की भुजाओं के हम परिमाण नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो एक समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तब ए बी वेक्टर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ये आप सभी लोग जानते हो। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस ओ ए वेक्टर की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस लगा तो अंदर के सारे चिन्ह आपके बदल जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ए बी वेक्टर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 2i से i जाएगा तो ये i कैप बच जाएगा, 3j से आपका 2j जाएगा तो ये प्लस का j कैप बच जाएगा, k और माइनस का 3k कैप आपका माइनस का 2k कैप हो जाएगा। ये ए बी वेक्टर की वैल्यू आपको मिल गई। इसी प्रकार आप क्या करोगे, इसी प्रकार आप बी सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करोगे, बी सी वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस का ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है 3i कैप प्लस j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। इससे माइनस करेंगे हम ओ बी वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है माइनस का 2i कैप और माइनस का यहाँ पर हम लगाएंगे क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस का 3j कैप और उसके बाद माइनस का k कैप, है ना। यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ से बी सी वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 3i से 2i जाएगा, ये आपका i कैप बचेगा, j और 3 माइनस का 3j माइनस का 2j कैप बचेगा और यहाँ पर प्लस का 2k कैप माइनस का k कैप प्लस का k कैप बचेगा, ठीक है। तथा हम क्या निकालेंगे, सी ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। सी ए वेक्टर की वैल्यू आपकी कितने बराबर हो जाएगी, ओ ए वेक्टर माइनस का ओ सी वेक्टर के। तो सी ए वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप माइनस ओ सी वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है 3i कैप, देख सकते हो। और यहाँ पर लगाएंगे माइनस j कैप क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है और उसके बाद माइनस का 2k कैप, ओके। ये हो जाएगा सी ए वेक्टर इक्वल टू i और माइनस 3i आपका माइनस का 2i कैप हो जाएगा, 2j और माइनस का j प्लस का j कैप हो जाएगा, 3k और माइनस का 2k प्लस का k कैप हो जाएगा। यानी सी ए वेक्टर की वैल्यू आपको इतनी मिल गई। तो यहाँ से आप एक काम कीजिए, तो ए बी वेक्टर का माड फाइंड कर लीजिए। तो माड आपको कितना मिल जाएगा, ए बी वेक्टर की वैल्यू आपकी आई थी i प्लस जे माइनस 2k, तो i के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, j के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और उसके बाद 2 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, यानी आपको अंडर रूट 6 मिल जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार बी सी वेक्टर का मान फाइंड करोगे तो अंडर रूट बी सी की वैल्यू आप आज देख सकते हो यहाँ पर मिल गई है i माइनस 2j प्लस k। तो i के गुणांक का स्क्वायर 1, 2 के गुणांक का स्क्वायर 4, k के गुणांक का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 6। और सी ए वेक्टर का मान निकालोगे तो अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस j के गुणांक का स्क्वायर 1 प्लस k के गुणांक का स्क्वायर 1, कुल मिला के ये भी आपको अंडर रूट 6 मिल जाएगा। आपको एक कंडीशन देखने को मिल रही है। कंडीशन क्या देखने को मिल रही है कि ए बी वेक्टर माड इक्वल टू बी सी वेक्टर का माड इक्वल टू सी ए वेक्टर का माड आपस में इक्वल है, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और आप जानते हो कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है वह एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये कंडीशन आपकी सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। तो आप लिखोगे अतः यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा भाई, समबाहु त्रिभुज है। यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी जो कि आपकी प्रूव हो चुकी है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को सदिश राशियों के गुणनफल चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 20.1 के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।